अब तक आपने देखा कि किस तरह से उत्तर वैदिक काल में कुरीतियों कुप्रथाओं का जन्म हुआ। स्त्रियों से उनके अधिकार छीन लिए गए, स्त्रियों को अपमान की नजर से देखा जाने लगा। श्रेष्ठ विचारधारा के तहत समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करने की होड़ में किस तरह से ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था स्थापित कर दी। धार्मिक आडंबर, कर्मकांड, पशु बलि, यहाँ तक कि धर्म के नाम पर आंदोलन शुरू हो गए, जो आज भी हमारे समाज में कहीं न कहीं वही कुरीतियां, वही कुप्रथाएं देखने को मिल जाती हैं। चाहे भारत में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला देखा गया हो, या जाति के नाम पर भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ब्राह्मणों द्वारा उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश से वर्जित किया गया हो। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह सब इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया था कि समाज में उस समय एक ऐसा वर्ग भी था जो इन सब धार्मिक आडंबर, कर्मकांड, देवी देवताओं, मूर्ति पूजाओं से दूर रहना चाहता था, जो इन सब दिखावों से परे मानवता को श्रेष्ठ मानता था। और इस विचारधारा के लोग वैदिक काल से ही नहीं बल्कि अति प्राचीन काल से भारत में रह रहे थे, जिनकी मूल संस्कृति में प्रकृति, वास्तविकता, मानवता सर्वश्रेष्ठ थी। इस विचारधारा के लोग कोई और नहीं बल्कि भारत के मूल निवासी आदिवासी थे, जिनकी संस्कृति गोंडी संस्कृति थी। और इसके प्रमाण हमें खुदाई में, गुफाओं में भी देखने को मिलते हैं। इनकी संख्या कम जरूर थी, लेकिन मूल निवासियों की इन विचारधाराओं से प्रभावित होकर उत्तर वैदिक काल में एक नए धर्म का जन्म हो रहा था, जिसे बौद्ध धर्म कहा गया। हालांकि बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं था। सम्राट अशोक के काल से बौद्ध संस्कृति के पुरातन साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। आज भी हमें खुदाई में जो अवशेष मिलते हैं वह या तो आदिवासी समुदाय के होते हैं या फिर बुद्धकालीन होते हैं। लेकिन फिर भी भारत की अति प्राचीन संस्कृति की बात की जाए तो गोंडी संस्कृति और बुद्ध संस्कृति को लेकर हमारा समाज यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि गोंडी संस्कृति अति प्राचीन संस्कृति है। गोंडी संस्कृति के इतिहास को पुस्तकों में न पढ़ाए जाने के कारण बुद्ध संस्कृति को भारत की प्राचीन संस्कृति समझा जाता है। जबकि गौतम बुद्ध जब साधारण व्यक्ति सिद्धार्थ थे तो उन्होंने भारत भ्रमण के दौरान मूल निवासी आदिवासी समाज से बहुत कुछ सीखा, समझा और उनकी विचारधारा से प्रभावित हुए थे। आगे चलकर बुद्ध ने आदिवासियों के त्रिशरण मार्ग को अपना सिद्धांत बनाया, लोगों को संदेश दिए, जो लोगों के बीच काफी प्रचारित प्रसारित हुआ। इस तरह उनके इस विचारधारा को मानने वाला हर इंसान बुद्ध को मानने लगा। इसीलिए भारत को बौद्धमय भारत भी कहा जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बुद्ध संस्कृति गोंडी संस्कृति के ही समकालीन है। बुद्ध संस्कृति भी उसी विचारधारा को मानता है जो भारत के मूल निवासियों की विचारधारा है। यह हम नहीं बल्कि मोतीराम कंगाली, मनसाराम कुमरे जैसे हमारे देश के अनेक इतिहासकारों का कहना है, जिनकी पुस्तक आदिवासी और बुद्धकाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक आदिवासी एंड हिज धम्म को पढ़कर आप बहुत कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेद में विश्वास रखने वाले लोग वैदिक संस्कृति को भारत की अति प्राचीन संस्कृति मानते हैं, जो कि सिर्फ लिखित रूप में तो हमारे सामने है, जिसे हम पौराणिक कथाओं के रूप में सुनते, समझते और जानते हैं। लेकिन जब वास्तविकता की बात की जाए तो वैदिक सभ्यता से भी पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता और उससे पहले प्रोटो द्रविड़ का इतिहास हमें देखने को मिलता है, जिसको लेकर मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। भारत के इतिहास को अगर हम अच्छे से जानेंगे, समझेंगे तो पाएंगे कि प्राचीन काल से भारत की मूल संस्कृति में धार्मिक आडंबर नहीं बल्कि प्रकृति, वास्तविकता और मानवता श्रेष्ठ थी। भारत के मूल निवासी आदिवासी जहां जल, जमीन, जंगल को अपना सब कुछ मानते थे, किसी देवी देवता को नहीं बल्कि प्रकृति को पूजते थे, नास्तिक आस्तिक से परे वास्तविकता में विश्वास रखते थे, उनकी इसी विचारधारा से प्रभावित होकर ही बुद्ध विचारधारा भारत में विकसित हुई, जो मूल निवासियों की विचारधारा से संबंध रखती है। लेकिन भारत की प्राचीन संस्कृति की बात की जाए तो गोंडी संस्कृति भारत की अति प्राचीन संस्कृति कही जाती है, जिसको देश भर के सामने प्रमाणों के साथ सिद्ध करने के लिए आदिवासी समाज संघर्ष भी कर रहा है, जो एक दिन कामयाब भी होगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक कर्मकांड, आडंबरों का सिलसिला चल रहा था, वो बौद्ध धर्म के आने से कम होता चला गया और इस तरह वैदिक धर्म धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर होने लगा।